हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर हम लोग दृष्टि जो आपकी घटना चक्र की आती है उसका करंट अफेयर है जो कि वार्षिकी हम कर रहे हैं। कि उसी सीरीज का अगला वीडियो होने वाला है और यहाँ पर हम उद्योग क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल जो एरिया है इसको कवर करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट समिट वगैरह हुई हैं और उनसे जो भी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स बन रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चौथा ग्लोबल री इन्वेस्टर नामक एक समिट हुआ है। कहाँ हुआ, ये ध्यान दीजिएगा, गांधीनगर गुजरात में हुआ है। ठीक है, और ये आपका एक एक्सपो था। इस आयोजन की थीम निवेश, नवाचार और प्रेरणा यानी इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इंस्पायर इसकी थीम रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ही ये किया गया है उद्घाटन इसका। अब प्रथम वैश्विक री इन्वेस्ट ये कहाँ हुआ था, तो देखिए इसका आयोजन 2015 में हुआ था और 2018-2020 यानी दो दो साल के अंतराल में इस बार, लेकिन ये चौथा आपका हुआ है। ठीक है, 2022-2024 में ही। ठीक है, इसके बाद देखिए और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर देखिए 200 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हेतु सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करने वाली श्रेणी की बात कर लेते हैं। तो देखिए टॉप में है, पहले नंबर पर है आपका गुजरात, दूसरे नंबर पर है राजस्थान और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु है। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो सिक्किम पहले नंबर पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर है जो कि पहले नंबर पर आता है। ठीक है, समग्र सौर ऊर्जा क्षमता की बात करें, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पर आपका राजस्थान आता है सोलर एनर्जी में, और दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे कर्नाटक। पवन ऊर्जा की बात कर लेते हैं, विंड एनर्जी की, तो इसमें गुजरात पहले नंबर पर, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर और आपका कर्नाटक तीसरे नंबर पर। समग्र जल विद्युत क्षमता जो आपकी वाटर एनर्जी है, तो इसमें हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर, फिर कर्नाटक और फिर उत्तराखंड आता है। अब देखिए BRAP 2022, तो ये उत्तर प्रदेश को टॉप अचीवर की श्रेणी में रखा गया है। देखिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा 2024 में ही इसकी घोषणा की है। तो BRAP है क्या, तो देखिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान इसका फुल फॉर्म है, ये चीज आपको ध्यान देना है BRAP का। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश ने इसमें टॉप अचीवर का दर्जा है जो कि प्राप्त किया है। ये घोषणा पीयूष गोयल जी जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं उनके द्वारा ये किया गया है। उत्तर प्रदेश को दो व्यवसाय केंद्रित तथा एक नागरिक केंद्रित क्षेत्र में है जो कि टॉप अचीवर घोषित किया गया है। ठीक है, ये उपलब्धि आपके औद्योगिक बाधाओं को कम करने और व्यवसाय को आसान बनाने के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको देखिए BRAP के कार्यान्वयन हेतु जो नोडल एजेंसी और CEO इन्वेस्टमेंट यूपी के नोडल अधिकारी हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो उनकी एजेंसी यूपी का, जो यूपी के जिन्हें मिला है, तो ये इन्वेस्ट यूपी को जो मिला है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश ने इसमें 100% सुधारों को सफलतापूर्वक है जो कि लागू किया है। ठीक, इसको देखिए विश्वस्य, ये तीसरी अगली खबर है आपके लिए। तो विश्वस्य ये क्या है, तो राष्ट्रीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम के तहत विश्वस्य नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है जिसको लोकार्पण किया गया है। ठीक है, ब्लॉकचेन से संबंधित है। यह टेक्नोलॉजी स्टैक क्या करेगी, भौगोलिक रूप से वितरित अवसंरचना के साथ ब्लॉकचेन एज एज सर्विस, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस की है जो कि पेशकश की है। इसके साथ मंत्रालय द्वारा एनबीएफ लाइट जो है लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो कि प्रमाणिक, इसको भी लॉन्च किया गया है मोबाइल ऐप को। ठीक है, इसके बाद देखिए समाधान तथा राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल जो नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल का भी अनावरण है जो कि किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए आगे 2024 में नवरत्न का दर्जा मिला है, किन किन कंपनी को मिला है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नवरत्न का दर्जा आपको मिला है भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिला है, जो ठीक है 2011 में इसे स्थापित किया गया था और 2015 में कंपनी अधिनियम के 2013 के माध्यम से एक इसे कंपनी बना दिया गया था। शुरुआत में एक एनजीओ के रूप में काम कर रही थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे बात करें इसमें रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की भी बात कर लेते हैं। तो अगस्त 2024 में वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा है जो कि इसे भी दिया गया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसकी स्थापना रेलटेल की कब होती है, तो ये सन 2000 में होती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। NHPC लिमिटेड की बात कर लेते हैं तो NHPC लिमिटेड को भी नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए SJVN जो है आपका, ठीक है, तो इसे भी है जो कि नवरत्न का दर्जा है जो कि मिला है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए नवरत्न दर्जे प्राप्त करने वाली कितनी हो गई हैं कंपनी, तो आपकी 25 कंपनियां हैं जो कि नवरत्न प्राप्त कंपनियां हैं जो कि बन गई हैं। ठीक है, जैसे RVNL हो गया, NLC हो गया, नालको, MTNL हाल, और EIL हो गया, कॉनकर हो गया, बेल हो गया। ठीक है, और राइट्स हो गया, CWC नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड हो गया, इरेडा हो गया आपका, और ये देखिए ये लास्ट के ये हो गया रेलटेल हो गया, सोलर एनर्जी वाला हो गया, NHPC हो गया और SJVN हो गया।
अगली खबर क्या है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू की बात कर लेते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू है जो कि जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया जाए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है, जो कि ये जारी किया जाता है वर्ष 2022 में। देखिए, आयातक और निर्यातक देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, एक्सपोर्ट करने वाले देश है जिन्होंने निर्यात किया है तो अपने देश से, तो पहले नंबर पर आपका चीन आता है 14.4%। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है वो चाइना करता है। इसके बाद देखिए यूएसए आता है, फिर आपका जर्मनी आता है। भारत का स्थान 18वें पर है, बहुत ही बेकार रैंक है अगर देखा जाए। भारत को कम से कम नहीं तो टॉप 10 के अंदर ही आना चाहिए, तभी जाके हमें कुछ फायदा होगा। परसेंटेज आप देख सकते हैं, यदि पूरे विश्व में निर्यात 100% होता है तो मात्र उसमें 1.8% है जो भारत का हिस्सा है। देखिए, आयातक की बात कर लेते हैं। इंपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करता है तो देखिए, अमेरिका सबसे ज्यादा करता है 13.2%, चीन करता है 10.6%, और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी कितना करता है 6.1%। भारत का स्थान इसमें 9वें स्थान पर है। अगर हम जितना आयात करते हैं उतना भी यदि हम निर्यात करने लगे तो फिर भी काफी अच्छा हो, 1% का जो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए, अगर आप बात करेंगे, अगर आपको जैसे मान लीजिए ट्रेड डेफिसिट निकालना है, कौन ज्यादा निर्यात करता है कौन आयात करता है, सरप्लस में कौन रहता है, तो देखिए चीन 14.4% का हिस्सा निर्यात करता है, 10.6% है जो कि आयात करता है, तो यानी 4% का लगभग आप देख सकते हैं सरप्लस में रहता है। यूएसए की बात करें तो देखिए 8.3% ये निर्यात करता है, और यूएसए जो आयात करता है वो 13.2%, यानी ये क्या रहता है, ये घाटे में रहता है, ये सरप्लस में नहीं रहते हैं। तो लेकिन देखिए, अमेरिका को उतना अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दूसरी चीज, उसका स्वयं का डॉलर ही है जो कि चलता है पूरे विश्व में, तो इसलिए उसे उतनी दिक्कत नहीं होती है। अगली देखिए, बात करें वर्ष 2022 में विश्व व्यापार में वाणिज्यिक सेवाओं के शीर्ष निर्यातक की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, अमेरिका पहले नंबर पर आता है। वाणिज्यिक सेवाओं की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, सर्विसेज की, तो 12.8%, यूके आपका 7%, चीन आपका 6%, भारत इसमें 4.4% है, क्योंकि सेवाओं में हमारा थोड़ा अच्छा ही स्तर है। 2022 में देखिए, कृषि उत्पादों के निर्यातों की बात करें तो देखिए, पहले नंबर पर यूएसए, ब्राजील, चीन, कनाडा और इंडोनेशिया थे। भारत का स्थान 7वें स्थान पर आता है, ठीक है। ये कृषि उत्पादों के निर्यात की बात हो रही है। और यदि कृषि उत्पादों के आयात की बात करते हैं तो चीन पहले नंबर पर, फिर यूएसए, फिर जापान, यूके, कनाडा, भारत इसमें 7वें स्थान पर था। यानी हम कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट पर भी 7वें स्थान पर हैं, और उनके इम्पोर्ट पर भी 7वें स्थान पर आते हैं। अब देखिए, खाद्य फूड के निर्यात और आयात की बात कर लेते हैं। तो भारत का स्थान 7वां और 8वां, यानी निर्यात करने में 7वें स्थान पर है, आयात करने में 8वें स्थान पर, यानी हम ज्यादा आयात नहीं करते हैं खाद्य सामग्री को। 2022 में खनन उत्पाद के शीर्ष आयातक देशों में भारत का स्थान चौथा है, और शीर्ष पर आपका चाइना आता है, ठीक। वर्ष 2022 में लौह एवं इस्पात के निर्यातों में भारत का स्थान 6वां है, शीर्ष पर आपका चाइना है, ठीक। कपड़ा निर्यात की बात कर लेते हैं तो कपड़ा निर्यात में शीर्ष निर्यातक सबसे ज्यादा निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, वो भारत करता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बात करें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है। ये चीज अब तो तीनों पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। एल्युमिनियम उत्पादक में सेकंड नंबर पर आता है, चूना उत्पादन में तीसरा, और चौथे नंबर पर, चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क में चौथे नंबर पर आता है, ठीक है। भारत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष जो कि बनाया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये आईपीएफ भागीदारों की एक आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित आईपीएफ समझौते के तहत 3 आपूर्ति श्रृंखला निकाय हैं जो कि स्थापित किए गए हैं। ये तीनों निकाय कौन कौन से, सप्लाई चेन काउंसिल, क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क और लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड। इन तीनों आपूर्ति श्रृंखला निकायों हेतु एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया, जो 2 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेंगे। और ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होंगे तो देखिए, एक आपूर्ति श्रृंखला परिषद है जिसका अध्यक्ष भारत, यूएसए आपका अध्यक्ष है और भारत इसका उपाध्यक्ष है, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो ये आपका इंडेक्स जारी किया गया है। इस सूची में देखिए, भारत ने 2023 में अपनी रैंकिंग 21वें में 2 पायदान का सुधार करते हुए 19वीं रैंकिंग है जो कि प्राप्त की है। अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर यूके है, ठीक है। भारत के 3 शहर जैसे बेंगलोर हो गए, और नई दिल्ली 11वें नंबर पर आता है, बेंगलोर 8वें नंबर पर, मुंबई 20वें नंबर पर आता है, जो कि शीर्ष 20 में आते हैं, ठीक है। ये स्टार्टअप के लिए सबसे अच्छे शहर माने जाते हैं। पूरे भारत की बात हो रही तो बेंगलोर भारत को देखेंगे तो पहले नंबर पर, एक प्रकार से विश्व के स्तर पर 8वें नंबर पर है जो कि आता है। यूके भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, यूएसए से हम निर्यात मूल्य कितना करते हैं तो
यहाँ पर देखिए भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य कहाँ का निर्यात करता है, देखिए अमेरिका को हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, फिर इसके बाद यूएई को, फिर नीदरलैंड को, फिर यूके को, फिर चीन को। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, यूके, चीन। सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला आपका उत्तर प्रदेश है, जो कि शीर्ष राज्य है, जो कि बन गया है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसे कहते हैं, ठीक है, जीआई उत्पाद। और 75 भौगोलिक संकेतक उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। दूसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु आता है, जिसके 58 जीआई टैग हैं। 1 अप्रैल 2024 में देखिए 6 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक है, जो कि दिया गया है जीआई टैग। तो बनारस की तिरंगा बर्फी जो आती है, और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट जो कि बनारस का ही है। लखीमपुर खीरी की थारू एम्ब्रॉयडरी हो गया। बरेली का केन एवं बैम्बू क्राफ्ट हो गया, और जरदोजी क्राफ्ट हो गया। अब पिलखुआ का हैंड ब्लॉक प्रिंट है, जो कि आता है इसमें, ठीक है। अब देखिए 2008-9 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद सुरखा अमरूद को पहला जीआई टैग है, जो कि मिला था 2008-9 में। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया की बात कर लेते हैं, तो ये देखिए आपके सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा है, जो कि एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024 की रिपोर्ट है, जो कि जारी की गई है। यह रिपोर्ट पूरी तरह से IRES के अनुरूप है, और उसके द्वारा निर्धारित प्रथाओं का पालन भी करती है, ठीक है। विगत दशक में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत की बात करें तो वृद्धि आई, नॉर्मल सी बात है, वृद्धि आएगी ही भाई। देखिए 2021-22 एवं 2022-23 में क्रमशः देखिए 2021-22 में 22,724 मेगा जूल खर्च हुई थी ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति, और 2022-23 में कितनी है, तो कितनी है, 25,000 के आसपास पहुंच गई है, ठीक है। भारत के पास कोयले का प्रचुर भंडार है, ठीक है। भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ है, ये चीज पॉइंट आपको ध्यान देना है, मिनरल्स में आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो सर्वाधिक कोयला भंडार उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 69% हिस्सा ये तीनों राज्य हैं जो कि रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वेस्टर्न ऑफशोर जो आपका कच्चे तेल का भौगोलिक वितरण इंगित करता है कि अधिकतम भंडार आपके वेस्टर्न ऑफशोर क्षेत्र में, जो कि 33% है। उसके बाद आपका असम में आता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का अधिकतम भंडार आपके कहाँ है, तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में, जो कि आता है। इसके बाद पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में आता है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता की बात करें तो कितना है, 2,21,09,654 मेगावाट है, जो कि अनुमानित है 31 मार्च 2023 के आधार पर। यहाँ पर देखिए मार्च 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा की अनुमानित दक्षता के संदर्भ में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, 20.3% है। इसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है, फिर गुजरात आता है, फिर आपका कर्नाटक आता है। भारत देखिए फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉफी मत्स्य पालन उप समिति का पहला उपाध्यक्ष जो कि बना है, ठीक है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन के जो ये समिति है, इसकी मत्स्य पालन प्रबंध उप समिति का पहला उपाध्यक्ष जो कि भारत को बनाया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान देना, इतना पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु ये प्रोत्साहन नीति है, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा है। ये आपका देखिए स्वीकृति से प्रदान कर दी गई है, और मंत्रिपरिषद ने, यूपी की मंत्रिपरिषद ने इस नीति को तैयार किया है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना, बाकी नहीं कुछ इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज जो 2023 की रिपोर्ट आई है, तो ये देखिए विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज लीड्स जो है, इसे जारी किया गया है रिपोर्ट को पीयूष गोयल जी के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए बात करें तो लैंड लॉक्ड ग्रुप में बात करें तो देखिए अचीवर्स की श्रेणी में हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश आपके आए हैं, और फास्ट मूवर्स में आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आए हैं, ठीक। तो यूपी का जरूर ध्यान दीजिएगा, ये लैंड लॉक्ड ग्रुप में आता है और अचीवर्स की श्रेणी में है। केंद्र शासित प्रदेश में पहला चंडीगढ़, फिर आपका दिल्ली आ रहा है, ठीक। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम में जो कि हम देख लेते हैं, तो विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं इस सितंबर 2024 की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2024 और 2025 में दोनों वर्ष के लिए जो ग्लोबल जीडीपी की वृद्धि दर बात की जा रही है, 2.7%, जो कि अनुमानित है पहले से, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं तो 2024 में 6.9% अनुमानित है, और 2025 में 6.6% है, जो कि वृद्धि दर अनुमानित है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 2023 में कितनी अनुमानित थी, तो 7.9% थी, ये आप देख सकते हैं। विश्व की देखिए अनुमानित 2024 की 2.7 और 2025 की 2.7 है, ठीक। इसको देखिए भारत की देखें तो देखिए 2023 में 7.9%, 2024 में कितनी अनुमानित है, 6.9, और 2025 में है जो कि 6.6 है, जो कि अनुमानित है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए अगला है इंडिया डेवलपमेंट
अपडेट की वर्ल्ड बैंक के द्वारा है जो कि ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसका शीर्षक है इंडिया ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन अ चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए बात करें 2022-23 और 2023 के 7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 कितना हो गया है ये, तो 8.2% है, जो कि इंडिया डेवलपमेंट में आर्थिक वृद्धि दर की बढ़ोतरी है जो कि देखी गई है। बिजनेस रेडी, तो ये बिजनेस रेडी क्या है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा देखिए रिपोर्ट निकाली गई है। दुनिया में कारोबारी माहौल पर विश्व बैंक की पहली फ्लैगशिप रिपोर्ट है, ठीक है। तो यह रिपोर्ट परियोजना नियामक ढांचे की गुणवत्ता और फर्मों और बाजार के समर्थन में सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान तथा व्यवहार उनमें कितनी कुशलता से आयोजित किया जाता है उन सब चीज़ों को, तो इनको मापती है। ये 10 टॉपिक्स पर है जो कि केंद्रित है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। बी रेडी पूर्व में प्रकाशित डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में सुधार करते हुए उसको प्रस्थापित करती है, क्योंकि यह व्यावसायिक पर्यावरण मूल्यांकन के सबसे प्रमुख पहलुओं के साथ बेहतर संतुलन है जो कि प्रदर्शित करती है, ठीक है। बिजनेस रेडी संबंधित 3 पायलट रिपोर्ट हैं जो कि 2024 से वर्ष 2026 तक जारी की जाएंगी। अब देखिए अल्जीरिया की बात कर लेते हो, तो न्यू डेवलपमेंट का ये 9वां सदस्य बना है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। एनडब्ल्यू जो आपका है एनडीएफबी है, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये किसका बैंक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये आपका ब्रिक्स देशों का है जो कि बैंक है। देखिए अल्जीरिया अल्जीरिया को जो कि सदस्यता मिल रही है। और एनडीबी के जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो बैठक हुई थी केप टाउन में हुई थी, जहाँ पर इसको जोड़ा गया है, ठीक है। इसके पहले देखिए इजिप्ट को भी सदस्य बनाया गया था, इसके पहले यूएई भी बना था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसकी स्थापना एनडीबी की 2015 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी, ठीक। पहला बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं, तो 6 से 8 अगस्त 2024 को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और जो आपका सीआईआई है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, इनके द्वारा मिलकर नई दिल्ली में पहला बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन है जो कि आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो बिम्स्टेक द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के सदस्य देशों के मध्य मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सेवा को सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसका उद्घाटन एस जयशंकर द्वारा की गई है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। प्रारंभ में देखिए जो बिस्टेक था, ये तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसकी स्थापना बिम्स्टेक कब होती है, तो 1997 में है, जो कि होती है 1997 में। बाद में इसमें म्यांमार जुड़ता है और बाद में इसमें भूटान और नेपाल भी हैं जो कि शामिल हो जाते हैं। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक की बात कर लेते हैं, जुलाई 2024 की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा है जो कि ये निकाला जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसका शीर्षक है स्टेडी ग्रोथ स्लोइंग इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर देखिए जीडीपी वृद्धि दर की बात कर लेते हैं, तो पूर्वी एशिया की कितनी रहने वाली है, तो वर्ष 2024-25 के लिए 4.5, 4.6 अप्रैल और जून, ये आप छोड़ सकते हो, उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये आईएमएफ के द्वारा है जो कि जारी की जाती है। यही पूछ लेता है कि आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है, ध्यान दीजिएगा आईएमएफ के द्वारा है जो कि निकाली जाती है। इसका शीर्षक है द ग्लोबल इकोनॉमी इन ईस्ट की स्पॉट, ठीक। अब देखिए विश्व की जो वृद्धि दर है पूर्वानुमान की गई है 2024 के लिए 3.2% और 2025 के लिए 3.3%। यूएसए की देखिए 2.6%, 2024 के लिए 1.9% है जो कि वह 2025 के लिए है। भारत की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है। 2024 में 7% है वृद्धि दर दिखाई जा रही है जीडीपी की, और 2025 में यही 6.5% जो कि रहने वाली है। चाइना की बात करें तो देखिए देख सकते हैं 5% और 4.5% है जो कि क्रमशः रहने वाली है आने वाले सालों में। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यूएन के द्वारा यह जारी की गई है। 1951 से इसे जारी किया जा रहा है। आने वाले 50 से 60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने का अनुमान किया गया है, और 2080 के दशक में लगभग 10.3 बिलियन लोगों तक ये पहुंच जाएगी, जबकि 2024 में यह 8.2 बिलियन से अधिक की जनसंख्या है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए आगे यहाँ पर बात करें 2070 के दशक में वैश्विक स्तर पर 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 2.2 बिलियन तक है, जो कि हो जाएगी, जो कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पार कर जाएगी, ठीक है। 2030 के मध्य में 80 वर्ष या उससे अधिक के आयु के लोग कितने हैं, तो 265 मिलियन लोग हैं, ठीक है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट ये कौरसेना संस्थान द्वारा है जो कि निकाली गई है, और स्किल प्रोफिशिएंसी के मामले में स्विट्जरलैंड को जो कि टॉप देश बताया गया है यहाँ पर। और भारत की बात करें तो भारत का स्थान 87वें स्थान पर है, 87वें स्थान पर 109 देशों में, जो कि काफ़ी अच्छी रैंक नहीं मानी जा सकती है।
और स्टेट स्किल रैंकिंग में कौन देश पहले नंबर पर है? तो पहले नंबर पर आपका पंजाब है, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा आपका पश्चिम बंगाल। वैश्विक परीक्षण में विश्व बैंक की रिपोर्ट है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2024 में आई है। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा है जो कि निकाली जाती है। इसका शीर्षक क्या है? तो रेमिटेंस स्लोएड इन 2023, एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर इन 2024। ठीक। तो इसमें देखिए 2023 की बात करें तो मैं जो रेमिटेंस हो सबसे ज्यादा किसने प्राप्त किया है? तो भारत पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर मैक्सिको, तीसरे नंबर पर चाइना है। और 2023 में देखिए जो है यहाँ पर बात करें 2023 में प्रेक्षण भेजने हेतु बैंक जो है सबसे महंगा माध्यम रहा है, जिसकी औसत लागत कितनी है? तो 12% है। इसके बाद डाकघर है, मनी ट्रांसफर और मोबाइल ऑपरेटर 4.4% के साथ रहा है ये। अब देखिए विश्व निवेश रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जारी कौन करता है? ये चीज भी समझिएगा, अंकटाड है जो कि इसे जारी करती है, और 1991 से प्रतिवर्ष है जो कि निकाली जाती है। ठीक। इसका विषय क्या है? इन्वेस्टमेंट फैसिलेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट इसका थीम है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, ये चीज हम देख लें यदि, तो देखिए यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा। एफडीआई अंतर प्रवाह की दृष्टि से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं क्रमशः आपकी यूएसए है, फिर चीन है, फिर सिंगापुर, हांगकांग और ब्राजील है। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह की बात करें तो 2023 में भारत विश्व में 15वें नंबर पर है, 2022 में 8वें स्थान पर था। यानी एफडीआई हमारे यहाँ कम हुआ, जो कि बड़ी ही बेकार बात है, हमें सुधार करना चाहिए इस पर। अब देखिए वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की बात कर लेते हैं, तो ये विश्व बैंक द्वारा ये भी जारी होती है। तो 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.2% जो कि अनुमानित थी, लेकिन अगले 3 वर्ष की बात करें 2024 में 6.6%, 2025 में 6.7%, और 2026 में 6.8% है जो कि अनुमानित की गई है। अब यहाँ पर देखिए जिम्बाब्वे द्वारा नई गोल्ड समर्थित मुद्रा जिग, इसका अनावरण है जो कि किया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, जिग नाम इसका दिया गया है, जिम्बाब्वे गोल्ड नाम ये लगभग दिया गया है। बस इतना भी आपको ध्यान देना, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं उतनी। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू की बात कर लेते हैं, तो एम्बर के द्वारा है जो कि ये जारी किया गया है। ये एक एनर्जी थिंक टैंक है। तो यहाँ पर देखिए वैश्विक विद्युत उत्पादन का 30% उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी का रहा है, जो कि सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि से प्रेरित था। सन 2000 में वैश्विक विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है? तो 19% है जो कि रहा है सन 2000 में। अब वर्तमान में आप देखेंगे 30% से अधिक लगभग है जो कि पहुंच चुका है। देखिए वर्ष 2023 में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक विद्युत उपभोग जो करने वाले शीर्ष 5 देश हैं, तो कनाडा पहले नंबर पर है, फिर आपका अमेरिका आता है, फिर दक्षिण कोरिया, फिर जापान आता है। भारत 10वें नंबर पर है जो कि आता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। वर्ष 2023 की बात कर लेते हैं, तो सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन की बात करें तो टॉप में सबसे ज्यादा चीन के द्वारा किया जाता है, फिर अमेरिका आता है, तीसरे नंबर पर भारत का आता है। अब भारत ने भी हाल ही में जापान को पीछे करके ही तीसरा स्थान है जो कि पाया है। विंड एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो देखिए विंड एनर्जी में पहले नंबर पर चीन, फिर अमेरिका, फिर जर्मनी, ब्राजील और भारत है। ठीक है। विद्युत उत्पादन में भी चीन पहले नंबर पर है, फिर आपका भारत आ जाता है, फिर यूएसए आता है। भारत के संदर्भ की जैसे कि मैंने बताया कि ये देख सकते हैं आप, सोलर एनर्जी में भारत तीसरे नंबर पर है जो कि आ गया है उत्पादन में। ठीक। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024 की रिपोर्ट आई है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये निकली है, ये 10वां संस्करण है इसका। तो यहाँ पर देखिए वुमेन बिजनेस एंड लॉ में सूचकांक जो है 8 संकेतकों पर जारी किया जाता है। मोबिलिटी, वर्क प्लेस, वेतन, मैरिज, पेरेंटहुड, एंटरप्रेन्योरशिप, एसेट्स एंड पेंशन पर आधारित होता है। जबकि वुमेन बिजनेस एंड द लॉ सूचकांक में उपर्युक्त 8 संकेतकों के साथ 2 नए संकेतक सुरक्षा जो है और बच्चों की देखभाल भी शामिल की जाती है। इसके अनुसार देखिए भारत को 100 में से 74 अंक है जो कि प्राप्त हुए हैं, और पूरे दक्षिण एशिया में जो है अधिक है। दक्षिण एशिया का कितना स्कोर है? 63.7 है जो कि औसत स्कोर है, और भारत का 74.4% है। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक स्कोर नेपाल 80.6 का है जो कि प्राप्त किया है। लैंगिक समानता एवं बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन की बात करते हैं, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा है वार्षिक बैठक है जो कि आयोजित की गई है, और इसकी थीम क्या है? रिबिल्डिंग ट्रस्ट है जो कि इसकी थीम है। WEF तथा भारत सरकार के सहयोग से वैश्विक भलाई एवं गठबंधन के लिए इसकी घोषणा की गई है। इसके विचार G20 देशों
नेताओं की घोषणा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति भारत की स्थायी प्रतिबद्धता के रूप में ये उभरा हुआ है। ठीक है, यह गठबंधन G20 ढांचे के तहत व्यापक वैश्विक समुदाय के लाभ हेतु G20 नेताओं की प्रतिबद्धता के अलावा अन्य बातें जैसे बिजनेस 20, वुमेन 20, G20 एम्पावर को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इस पे देखिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, इसका भी समर्थन इसे प्राप्त है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसके देखिए प्रत्येक चिन्ह में ई जो है समानता, इक्विटी और इक्वलिटी को जो कि प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट की बात करते हैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा है जो कि जारी किया गया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 वर्षों में विभिन्न अर्थव्यवस्था जैसे भारत, यूएसए, यूके, मैक्सिको और इंडोनेशिया में लगभग 3 बिलियन लोगों के चुनाव में शामिल होने की संभावना जताई गई है, जो कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव तो भारत को हो चुका है, अमेरिका का भी हो गया। तो इन चुनावी प्रक्रियाओं में गलत सूचना और दुष्प्रचार की उपस्थिति में जो नवनिर्वाचित सरकारें हैं, इनकी वास्तविकता और कथित वैधता को गंभीर रूप से अस्थिर यहाँ पर बताया गया है। और साथ ही कहा गया है राजनीतिक अशांति, हिंसा और आतंकवाद का खतरा यहाँ पर उत्पन्न होने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं गलत सूचना और दुष्प्रचार जैसी घटनाएं भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जोखिम है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। 10 वर्षों की बात की जाए तो सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम आपका मौसम में चरम परिवर्तन है, जो कि इनसे संबंधित घटनाएं होंगी, वही आपकी सबसे टॉप नंबर पे आने वाली वैश्विक स्तर पर। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र से आपकी जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हुआ। बाकी आपको कोई भी कमेंट हो, सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगली वीडियो आपको जल्दी ही इस सीरीज की मिलेगी इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।